गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर 7 था सॉल्यूशन का, हम पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? जो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो जो प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही है उनको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वेपर प्रेशर वाले में हमने देखा कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। अगर मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और उसमें मैंने कुछ ग्लूकोज या फिर कोई और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा हो जाएगा। उस गैप को हम निकालते थे। हमने कल फॉर्मूला देखा था, एक क्या था? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल था? केबी इंटू एम क्या थी? मोलैलिटी। केबी को क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तीनों नाम इसके याद रहने चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। और इसके अंदर एक ही हम ये वाला फॉर्मूला यूज करे थे, केबी का था। केबी का क्या था? m1r tb स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद रखने, इसको इंटरचेंज कर करके ही तुम्हारी क्वेश्चन होगी। किसी में तुमसे वो वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ लेंगे, किसी में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लेंगे, किसी में वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछ लेंगे। मोलैलिटी क्या होता है? Kb मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूट का वेट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का वेट इन केजी। इसको अगर मैं 2 ले रही हूँ, सॉल्वेंट को मैंने 1 ले रखा है। ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक वेरिएबल पूछेगी, बाकी सब दे के रखेगी, या फिर कभी कभी ये वैल्यू सब दे देंगे और केबी तुमको निकालना होगा और यहाँ पुट करना होगा। बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये तुमको मालूम होने चाहिए। कभी वो वाटर के बारे में बात कर रहे हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं देंगे, तो वो अंडरस्टूड है कि वो 100 डिग्री पे बॉइल होता है। तो अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो वाला डिप्रेशन नहीं है। क्वेश्चन लिखो एक। An aqueous solution containing 5% weight of urea and 10% by weight of glucose। उसमें भी उतना बाय वेट लिख सकते हो। 10% by weight of glucose। What will be the boiling point of solution? What will be the boiling point of solution if Kb for H2O is 0.51 Kelvin किलोग्राम पर मोल। अगर मुझे Kb की वैल्यू दे रखी है सॉल्वेंट के लिए, मुझे नेट बताना है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मुझे मालूम है, वाटर ही है, एक्वस सॉल्यूशन बोल रखा है, तो पानी है तो सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे सॉल्यूशन का निकालना है, तो इन दोनों की वजह से कितना चेंज आ रहा है वो पता करना है। एक बार ट्राई करो। इतना बस देखना कि जो डेल्टा टीबी होगा, डेल्टा टीबी ग्लूकोज की यूरिया की वजह से होगा और डेल्टा टीबी ग्लूकोज की वजह से होगा। केबी दोनों में सेम रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट सेम है।
बेसिकली हमको दोनों की मोलालिटी निकालनी है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? 5% यूरिया है, मतलब 5 ग्राम यूरिया है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। 10% ग्लूकोज है, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम की, 100 वाटर की बात करें तो ग्राम और ml एक ही बराबर है क्योंकि डेंसिटी 1 है। तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में तो टोटल सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 15, और बचा हुआ कितना बच जाएगा? 85। तो 85 क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा, मतलब W1। अगर हम इसकी, हमको यूरिया कितना परसेंट दे रखा है? 5% यूरिया का मतलब क्या है? 5% बाय वेट यूरिया मीन्स 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और 10% बाय वेट ग्लूकोज मीन्स 10 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सेम सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम अलग सॉल्यूशन है, इसी एक सॉल्यूशन में हमने दोनों चीजें ऐड की है। तो सॉल्यूट का टोटल मास कितना हो गया? 15। तो और फिर हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए क्योंकि मोलालिटी दोनों की अलग अलग आएगी, नंबर ऑफ मोल्स अलग आएगी क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? दैट इज W1 विल बी इक्वल टू 100 माइनस 5 माइनस 10, मतलब 85 ग्राम हो गया। ये चीज समझ आई कैसे निकाला है मास? ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये किलोग्राम में रहता है तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं होती है। तो Kb, इसका मास कितना है यूरिया का? 5, और मोलर मास कितना होता है? 16। तो 5 बाई 60 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 85 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। Kb दोनों में मैं कॉमन ले रही हूँ, दोनों में सेम ही Kb है। अब मोलालिटी ग्लूकोज की कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज का कितना वेट है? 10 ग्राम दे रखा है, 180 उसका मोलर मास होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 180 उसकी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगी। तो प्लस 10, और सॉल्वेंट का वेट कितना रहेगा? सेम रहेगा। Kb की वैल्यू हमको गिवन है, टोटल डेल्टा भी निकल जाएगा। सोल्व करके बताओ कितना आएगा डेल्टा Tb। Kb की वैल्यू ये पुट करनी है 0.51 केल्विन किलोग्राम पर मोल। नहीं, 0.8 के आसपास आएगा। इसको कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट करना कितना आ रहा है?
0.8 केल्विन के आसपास आएगा अपना डेल्टा टीबी। ठीक है, 0.8 केल्विन बोल रहे हैं, 0.8 डिग्री सेल्सियस, 0.8 डिग्री सेल्सियस बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको क्वेश्चन में ये नहीं बताना था, क्वेश्चन में देखो क्या हमको बताना है, क्या पूछा गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। हमको ये नहीं पूछा गया कितना डिफरेंस कितना है सॉल्यूशन का, इस डिफरेंस के बाद कितना बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये तो है डेल्टा टीबी और ये हो जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इसी के डिफरेंस को हम डेल्टा टीबी बोलते हैं ना। ये मैंने निकाल लिया, ये मुझे पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं 0.8 लिखो, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, 0.8 डिग्री सेल्सियस लिखो। और हमको निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा, टीबी 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.8 डिग्री सेल्सियस, 100.8 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर बोलो और 373 केल्विन प्लस 0.8 केल्विन, तो ये हो जाएगा 373.8 केल्विन। या तो ये हो जाएगा या फिर इसमें लिख दो, जिसमें आंसर पूछ रखा उसमें बता दो, डिफरेंस 0.8 ही है। तो ये क्या आ जाएगा, और इससे हमको देखो चेक कैसे करना है, हमको पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। नॉर्मल का 100 है, ये 100 से क्या है, ज्यादा है, तो ये 100.8 डिग्री। इस तरह से इसके क्वेश्चन देखने हैं, लिख लो इसको। अगला प्रॉपर्टी लिखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको जैसे विल्लोस्कोपी बोलते हैं, उसको क्रायोस्कोपी बोला जाता है। ब्रैकेट में लिख लो क्रायोस्कोपिक, स्पेलिंग होगी फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, जहां पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहे, और दूसरी लैंग्वेज में बोले तो वेपर प्रेशर दोनों का क्या हो, सेम हो। जब दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। भाई बात क्यों करने लगे हो, लिखो फ्रीजिंग पॉइंट लिखो, the temperature at which a liquid crystallize into solid, a liquid crystallize into a solid. At freezing point liquid will be in equilibrium with solid. हाँ ऐसे लिख लिया। इसमें कौन सी ड्राइंग कर रहे हो, क्या हुआ, लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड। रोक रही है क्या तू, मुझे लगा रोक रही है। एक और डेफिनेशन लिख लो इसके, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid। ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा।
अब हमने जो जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं अपने सॉल्वेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, क्या लिखा हुआ है वो, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा सॉल्यूशन का। मान लो अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो कुछ माइनस में चला जाएगा, माइनस समथिंग डिग्री सेल्सियस, या फिर 26, ज्यादा बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है, 272 पॉइंट समथिंग केल्विन। क्या क्या रीजन बताती हूँ ना, वेपर प्रेशर वाला ही रीजन है, सेम रीजन है, उसकी वजह से वो बढ़ता है, उसकी वजह से ये कम होता है। पहले ये लिख लो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a pure solvent, is added to a pure solvent, then the freezing point, then the freezing point, then the freezing point of pure solvent decreases, and this decrease in freezing point, and this decrease in freezing point is called depression in freezing point, is called depression in freezing point। क्या मतलब हुआ इसका कि freezing point of solution containing non volatile solute will be less than freezing point of pure solvent, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, टी एफ नोट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, हम इस चेंज को पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं। तो पहले हमने सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट किया था एलिवेशन वाले में, ताकि डेल्टा टी भी क्या रहे, पॉजिटिव रहे। यहाँ पे हम सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हैं, एक्चुअली में डिक्रीज हो रहा है, पर इस चेंज को पॉजिटिव रखने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, टी एफ नोट माइनस टी एफ। ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशन का, जो कि एक्चुअली में इससे क्या होगा, कम होगा। और जब भी अगर हम बात भी करें, जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होता है, पर फ्रीज एक्चुअली में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही हो रहे हैं। सॉल्यूट तो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में ही है, उसका फ्रीजिंग नहीं होता है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ही फ्रीजिंग होता है, बस वो कम टेम्परेचर पे होगा। बस एक लाइन लिखो, फिर मैं रीजन लिखवा देती हूँ, यही। हाँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी तो तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, लेक्चर्स पूरे कर लेना धीरे धीरे, नहीं आएगा तो आके पूछ लेना। अभी तो सब ऊपर से जा रहा होगा, ये क्या बढ़ा रहे हैं। लिखो,
when a solution containing non-volatile solute is freezed, when a solution containing non-volatile solute is freezed, then only solvent molecules will crystallize. Then only solvent molecules will crystallize. Solution having non-volatile solute will be in equilibrium with solvent. तो अब फ्रीजिंग पॉइंट, जब ये दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तब वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। लिखो, बता रही हूँ क्या इफेक्ट पड़ता है। रीजन लिखो, रीजन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अरे डिप्रेशन वर्ड सुन के इतना हंस क्यों रहे हो? अरे डिक्रीज ही हो रहा है, असली डिप्रेशन की बात नहीं है भाई। ज्यादा रिलेट मत करो। रीजन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिस्पर्सन। जेठालाल डिस्पर्सन बोलते नहीं, तो कुछ और ही बोलता है। लिखो, एट द फ्रीजिंग पॉइंट, at the freezing point, the vapor pressure of solid and liquid is equal. The vapor pressure of solid and liquid is equal. But when a non-volatile solute is dissolved in the solvent, then the vapor pressure of the solvent in the solution decreases. इस बात में किसी को डाउट है? जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो जितने वेपर्स बनने चाहिए थे उससे कम बनते हैं, तो ओवरऑल प्रेशर कम एक्सर्ट करते हैं। इस वजह से ही अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम टेम्परेचर पे आता है। लिखो, इट मीन्स, it means vapor pressure of the solid and liquid solvent will become equal at lower temperature. That means freezing point of the solvent in solution is lower than
दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ गए क्यों होता है? वेपर प्रेशर कम होने की वजह से, और हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन यही है कि जब वेपर प्रेशर दोनों का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को मैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलूंगी। अब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हुआ तो अब वो कम टेम्परेचर पे दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो गए, इक्वल बनेंगे। और वो कम टेम्परेचर, क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, उसके 2-3 इफेक्ट किस किस के होते हैं। तो वो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका जैसे हमने वहां पे डायग्राम बनाया था एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो उस तरह का डायग्राम यहां भी देखेंगे। ये ग्राफ अच्छे से याद रखने, तुमको 4 ग्राफ देके ये पूछ लेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन दिखा रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट क्या, कौन सा ग्राफ तुमको शो कर रहा है। तो जो डिप्रेशन वाला ग्राफ है, यहाँ पे होता है अपना वेपर प्रेशर, यहाँ पे होता है टेम्परेचर, केल्विन में मान लो। ये मान लो फ्रोजन सॉल्वेंट है, मतलब अरे बात क्यों करने लग जाते हो, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट का लिक्विड सॉलिड फॉर्म, और ये लिक्विड सॉल्वेंट है। अब किस पॉइंट पे इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ये है नॉर्मल प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब टीएफ नोट। अब हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो वो कम प्रेशर पे जाके दोनों फेस एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कुछ ऐसे होगा। तो अब कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट होगा इस केस में, यहां पे जहां पे ये टच कर रहे हैं, तो इसके कोरेस्पॉन्ड, क्योंकि यहां पे वेपर प्रेशर अब सेम है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, यहां पे ये फ्रोजन सॉल्वेंट का हो गया। और मैंने बोला कि सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में रहता है सॉल्वेंट सॉलिड के, तो ये सॉल्वेंट सॉलिड को दिखा रहा है और ये सॉल्यूशन को दिखा रही है लाइन। तो अब जो इसके कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, टीएफ। तो पहले जो टेम्परेचर था, मान लो 100 डिग्री था, तो वो 100 से अब कम हो गया है, कुछ 99 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इसको ही मैं क्या बोलती हूँ, डेल्टा टीएफ, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। इस ग्राफ में बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसको ध्यान रखना है कैसे ही बनाए गए हैं। लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड के साथ एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इनका वेपर प्रेशर सेम है और उस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, फ्रीजिंग पॉइंट। ये चीज समझ आ गई। जब हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो मेरे सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, जो कि मैंने नीचे बनाया। नीचे जब मैं ये लाइन बनाई तो अभी यहां जाके टच हो रही है, तो इस पॉइंट पे ये फ्रोजन सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट सॉलिड लिखा हुआ है मैंने, वो इक्विलिब्रियम में है सॉल्यूशन के। और इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या है, दोनों का सेम है, सेम ही है ना, दोनों का एरो इधर ही जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा XYZ वो इसके लिए भी है और इस लाइन के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो उस पॉइंट पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो कि सॉल्वेंट से क्या है, कम है। तो इस ग्राफ से ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो दोनों के ग्राफ अच्छे से क्लियर होने चाहिए, एलिवेशन वाला भी और इसका डिप्रेशन वाला भी। बना लो इसको खुद, अगर इसमें दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको साफ बना लो, सेम ही ग्राफ है। ये अपना फ्रोजन सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू।
इसमें भी हम सेम, इसकी और एलिवेशन वाली इक्वेशन सब सेम है। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और इसके लिए हम जो कांस्टेंट लगाते हैं उसको बोलते हैं के एफ। इसको बोला जाता है, के एफ के नाम लिख लो, पहले इक्वेशन लिखो। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये इक्वेशन यूज की जाती है। के एफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और वही के एफ का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होना चाहिए के एफ का फॉर्मूला यहाँ पे? वाह, M1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय TF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। यहाँ फ्यूजन यूज करेंगे, वहां वेपराइजेशन यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका M1R TF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। या फिर इसको लिख सकते हैं R TF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लेटेंट हीट बोला गया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और एंथैल्पी बोला गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो लेटेंट हीट की यूनिट रहती है, इसकी यूनिट जूल पर ग्राम रहती है। अरे खोल दो भाई, बोल दो उनको, बाद में ले ले। और तो पता ही है TF क्या हो जाएगा, TF नॉट यूज करते। तो ये KF भी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर सॉल्वेंट चेंज नहीं हो रहा है तो KF की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे KB भी सॉल्वेंट नेचर पे डिपेंड कर रहा था। KF की यूनिट बताना, ये लिखने के बाद क्या होनी चाहिए। हवाई होगी तो बताओ क्या होगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा TF की यूनिट क्या है, केल्विन है। KF की यूनिट मुझे निकालनी है। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। तो KF की क्या हो जाएगी, केल्विन, इधर जाएगा तो ऊपर प्लस वाला रहेगा, और पर मोल। तो यूनिट्स को ध्यान रखना ताकि न्यूमेरिकल करने में गलती ना हो। बस इसमें तुमको एक चीज ध्यान रखनी है
कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट से क्या है, कम है। तो कभी भी न्यूमेरिकल करते टाइम प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना। डेल्टा टीएफ मैंने ये माना है टीएफ नोट माइनस टीएफ, तो इसको ऐसे ही कंसिडर करना है। वहां फिर आगे करोगे आंसर गलत आ जाएगा, और गलत आ रहा है तो वहां पे अपना थोड़ी बुद्धि लगा लेना कि टीएफ नोट जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगा टीएफ से। तो अगर गलती से भी गलत आ रहा है तो मतलब कहीं गड़बड़ कर रहे हो। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन का निकालना तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टीएफ नोट माइनस डेल्टा टीएफ। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन लिखो। इस टॉपिक में यही फॉर्मूलाज देखने थे हमको, और वैसे ही सिमिलर से क्वेश्चन यहाँ पे होंगे जैसे बॉइलिंग पॉइंट में किए। लिखो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन containing 2.5 containing 2.5 gram of a 2.5 gram of a solid solute in 60 gram of benzene is 0.1 degree Celsius lower than pure benzene. What is the molecular weight of solute? KF की वैल्यू लिख लो, KF फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। 12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सोल्यूट का। केमिस्ट्री में आर जहाँ लिखा हुआ गैस कांस्टेंट ही 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। कहीं और लिखा होगा तो उसको तो अलग से मेंशन करेंगे। भाई बिना बोले अपना सोल्व कर लो। अगर इसकी यूनिट ऐसे भी दी होती तो मतलब सेम था, डिग्री सेल्सियस पर मोलल। क्या आ रहा है तेरा? कितना? सही, 4 डिजिट का आंसर आएगा। हाँ हाँ सही है। उसने बोला 0.1 डिग्री सेल्सियस से 0.1 से कम हो गया तो मतलब वो डेल्टा टीएफ हो जाएगा। अब वो मैंने यूनिट यहाँ पे केल्विन की दे रखी है, तो चाहे डेल्टा टीएफ डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में, दोनों चीजें क्या है सेम। ऐसा कुछ यार है 2-1 आगे जो डिजिट है अगर प्रॉपर कैलकुलेशन कर रखे तो उसके अराउंड आएगा। 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मोलैलिटी उसी से तो निकलेगी।
मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज निकालनी है, ये मुझे दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट में मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और अगर किलोग्राम में नहीं है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो या फिर 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से कुछ भी कर लो। 2 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। इधर देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अरे इधर देख लो, बस हो गया। के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, भाई हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर केजी में है तो सिंपल लिख देंगे, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है? 0.1 डिग्री सेल्सियस, पर के एफ की यूनिट किस में है? केल्विन में। तो मुझे डेल्टा टी एफ किस यूनिट में लिखना होगा यहाँ पे? तो अगर 0.1 डिग्री सेल्सियस हो या फिर वो 0.1 केल्विन हो, दोनों चीजें क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने 0.1 केल्विन पुट कर दिया। के एफ की वैल्यू क्या दे रखी है? 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितने ग्राम है? 2.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, और मोलर मास हमको निकालना है, और सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है? 60 ग्राम। तो केल्विन से केल्विन अपना यहां कट जाएगा, ग्राम से ग्राम यहां कट जाएगा, यहां पे भी क्या आएगा? ग्राम पर किलोग्राम आएगा। अब हमको M2 निकालना है। M2 कितना आ जाएगा? 5.12 2.5 1000 डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ से 0.1 यहाँ गया, इसको कैलकुलेट कर लें। 2160, ये किस में आ जाएगा? ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। जो भी है, मतलब कैलकुलेशन में देख लेना, पर यही इसको ही कैलकुलेट करना है। 21 ठीक। लिख लो इसको अगर जिसने नहीं किया। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.138 ग्राम, the freezing point of 0.138 gram of non-volatile solute in 152 gram of benzene, is 0.52 degree Celsius less than 0.52 degree Celsius less than freezing point of pure benzene। 0.52 डिग्री सेल्सियस लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? चेंज हो गया, मतलब डेल्टा टीएफ हो गया। What is the molar mass? And boiling point of the
what is the molar mass and boiling point of the solution of this solute. Boiling point of the solution which consists of this solute. मोलर मास भी मुझे सोल्यूट का निकालना है, दिस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. मोलर मास के ऊपर मैं एरो लगा के लिख लो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ताकि कंफ्यूज मत. तो इसमें हमको वैल्यूज क्या क्या गिवन है. एक KF की वैल्यू दे रखी है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल. KB की वैल्यू दे रखी है 2.53 पर मोल. और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है C6H6 का 80.2 डिग्री सेल्सियस. ये तीन चीजें गिवन है. बॉइलिंग पॉइंट हाँ वेट ठीक है, मुझे पता चलेगा, तुझे आता है. तो हमको क्या क्या डेटा गिवन है. सोल्यूट का वेट गिवन है, तो हम सोल्यूट का पहले मोलर मास निकाल लेंगे इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. वो मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद मुझे मोलालिटी पता चल जाएगी. मोलालिटी पता चल जाएगी ना. ये चीज तो नहीं पता है, इसमें वेट भी पता है, W1 भी पता है, और ये अगर कैलकुलेट कर लेते तो पूरी ये वैल्यू हमको पता चल जाएगी. अब डेल्टा TB किसके इक्वल होता है, KB मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी. ठीक है, तो KB हमको गिवन है, मोलालिटी मैंने इससे पहले वाली कैलकुलेशन से पता कर ली, तो मैं डेल्टा TB निकाल सकती हूँ. पहले तुमने इतना ही कैलकुलेशन करना है. इससे तुमने मोलर मास निकाला, तुमको KF गिवन है, डेल्टा TF गिवन है, वेट ऑफ सोल्यूट भी गिवन है और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है. 152 ग्राम समथिंग दिया हुआ है ना, और ये 0.138 ग्राम दिया हुआ है. तो यहां से M2 निकल जाएगा. चलो पहले इतना निकालो, M2 तक निकालो, ज्यादा भारी हो जाता है तुम्हारे ऊपर. मोलर मास आएगा 88 कुछ. क्या गड़बड़ किए थे. मैं इसी का सिमिलर कैलकुलेशन लेके चल रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है. 88 समथिंग. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी. डेल्टा TF कितना दे रखा है 0.52. मैं केल्विन में ले रही हूँ क्योंकि KF की वैल्यू केल्विन में गिवन है. KF की वैल्यू क्या है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल. मोलालिटी कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट 0.138 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000. और सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 152 ग्राम. और ये मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. सब कुछ गिवन है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कई कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो थे. 88 फिर से देखना एक बार. 8.9 रुको मैं कैलकुलेट कर देना. देना एक बार कैलकुलेटर देना. ठीक है 8.9 ग्राम पर मोल
ये क्या हो गया? आंसर तो 45। ठीक है, इतनी आ रही है मॉलिक्यूलर वेट। अब ये मेरा आ गया मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, एक तो हमको ये चीज निकालनी थी, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट निकालना था सॉल्यूशन का। तो अब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी में मोलर मास ही नहीं पता था, वो वैल्यू पुट करके मोलैलिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम सॉल्यूशन है ना, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। वेट ऑफ सोल्यूट सेम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी सेम है। तो अब m की वैल्यू क्या हो जाए, kb की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.53 मल्टीप्लाई बाय 0.138,000 डिवाइडेड बाय 152, और यहाँ पे m2 कितना आया है 8.9। तो यहाँ से डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी, ये निकालो। इसकी जगह वैसे तुम ये भी पुट कर सकते थे, ये कैलकुलेशन से बचने के लिए, ये अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू मोलैलिटी तो है, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, ये मोलैलिटी के इक्वल ही है ना, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे पुट की जा सकती है। आंसर रुक जा, पॉइंट 257 लिख रही हूँ मैं इसको मैं ये फॉर्मूला भी लिख सकती हूँ, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ के एफ, इस तरह से भी सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू है। मुझे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का हमको गिवन है, कितना गिवन है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो हमको ये निकालना है सॉल्यूशन का। तो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मतलब 0.257 डिग्री सेल्सियस प्लस 80.2, तो ये दोनों को ऐड कर दो, जो फाइनल आंसर आएगा। एट्टी पॉइंट 4, तो टीबी सॉल्यूशन का कितना आ गया, 80.44 समथिंग, इतने से बढ़ जाएगा। लिख लिया ये वाला, हो गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरे मत बात करो भाई। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, to lower the melting point of 75 gram acetic acid, of 75 gram acetic acid by 1.5 degree Celsius, by 1.5 degree Celsius, how much mass of
हाउ मच मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, हाउ मच मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एक सॉलिड होता है, एस्कॉर्बिक, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। हाउ मच मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, क्वेश्चन आता है इस पे तुम्हारे नीट और उसमें, तो सीधा इसका नाम पूछ लेंगे, जेई में पूछ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये, विटामिन सी का कॉमन नेम। इज नीडेड टू be dissolved in the solution, is needed to be dissolved in the solution where Kf is 3.9 Kelvin किलोग्राम पर मोल। Kf की वैल्यू ये दे रखी है। एस्कॉर्बिक एसिड का मैं तुमको फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आ रहा है? 176। मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट मेरे को पता चल गया। सॉल्यूट का वेट निकालना है कि इतना टेम्परेचर कम हो जाए 1.5 केल्विन से। मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना गिवन है भाई? इधर देख लो। हाँ 5 कुछ आ रहा है। मास ऑफ एसिटिक एसिड 75 ग्राम दे रखा है। ये किसका मास है? सॉल्वेंट का गिवन वेट है। सॉल्वेंट का गिवन वेट है। उसके बाद सॉल्यूट क्या दे रखा है तुमको? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका वेट निकालना है तुमको। मोलर मास इसका कितना दे रखा है? मतलब कितना हो जाएगा अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? 176 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये डेटा हमको गिवन है और केएफ की वैल्यू भी गिवन है। केएफ कितना दे रखा है? 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। केएफ भी गिवन है। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है क्वेश्चन में? कितने केल्विन से कम हुआ है? तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा? 1.5 केल्विन। इस फॉर्मूले में पुट करना है तुमको। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई बाय एम। केएफ एम की जगह में क्या लिखूंगी? वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है? 1.5 केल्विन। सब वैल्यूज पुट करके हमको क्या निकालना है? वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 1.5। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 176। 5.08 ग्राम डिवाइडेड बाय केएफ की वैल्यू। केएफ की वैल्यू कितनी गिवन है? मल्टीप्लाई बाय 1000। ये कैलकुलेशन करनी है तुमको। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में गड़बड़ किया होगा। कितना आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट? 5.08 ग्राम। मतलब क्या हुआ इसका? अगर सिग्निफिकेंस पूछते हैं तुमसे, तो जब मैं इतना ग्राम 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डालूंगी तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा 1.5 केल्विन से कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं उसके बाद हम वेंट ऑफ फैक्टर वाला इंट्रोडक्शन करके फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे वापस से। एक क्वेश्चन कर लो बस लास्ट। ये तो तुम कर चुके हो, नया क्वेश्चन देखने दो। टू एलिमेंट्स A and B, two elements A and B form compounds
form compounds having molecular formula AB2 and AB4, having molecular formula AB2 and AB4, when dissolved in 20 gram of benzene, comma 1 gram of AB2 lowers the freezing point 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin. Whereas 1 gram of AB4 lowers its melting point by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1, तो Kf की वैल्यू गिवन है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल. The molar depression constant for benzene is this. अरे dissolved in 20 gram of benzene, solvent तो benzene ही है. लिखो calculate the atomic masses of A and B. Calculate the atomic masses of A and B. नहीं, दोनों फ्रीजिंग ही है. मेल्टिंग फ्रीजिंग तो तुमको मोलर मास ऑफ दोनों सॉल्यूट निकालना है, AB2 भी और AB4 भी. ठीक है, उन दोनों के जब मोलर मास आ जाएंगे तो A और B का एटॉमिक मासेस निकालने हैं. तो पहले तुम यहां तक करो, पहले AB2 का मोलर मास निकालो. सब कुछ दे रखा है, मोलालिटी वाली वही इक्वेशन यूज करनी है. 1 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, मोलर मास निकालना है. पहले AB2 का फिर AB4 का, यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे. हाँ, अब AB4 का मास निकालो इसी तरह से, जो भी है चलेगा. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी. ये मैं पहले के लिए निकाल रही हूँ. KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमको 5.1 और डेल्टा TF कितना दे रखा है 2.3. इसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, 1000 से कर दिया. इसका मोलर वेट मुझे निकालना है इंटू 20. यहां तक सबका हो गया ना. इससे जो मोलर मास आएगा 5.1 डिवाइडेड बाय 2.3, तो 100 अपॉन, यही बच गया ना अपने पास. तो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा 100. हाँ, नीचे 2 रह जाएगा, 10 से 10 कर दिया, तो इतना आ जाएगा M2. ये किसका मास है, AB2 का. AB4 का निकालो इसी तरह. इक्वेशन ये यूज करेंगे, डेल्टा TF अलग रहेगा, बाकी उसका मास भी 392 चेक कर.
नहीं थोड़ा गड़बड़ है, उसका आधा है। हाँ, तो डेल्टा TF2। अब सेकेंड सोल्यूट हमने कितने ग्राम लिया है? जो AB4 लिया है 1 ग्राम ही लिया है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड में इसका मास हमको निकालना है, और बेंजीन उतना ही है, सेम 20 ग्राम सोल्वेंट है। KF की वैल्यू भी सेम है 5.1। डेल्टा TF2 कितना है इसमें? 1.3 केल्विन। M2 कितना आ जाएगा? पता चल गया दो वाली? हाँ 196 आर मल्टीप्लाई बाय 20, इतने ग्राम पर मोल आ जाएगा, मतलब 196 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया AB4 का मास। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? A और B के एटॉमिक मासेस पूछ रखे हैं। तो अगर मैं A का मास X मान लूं और B का मास Y मान लूं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 110। ये इसको मैं लिख सकती हूँ x + 2y = 110, ऐसे लिखा जा सकता है। और इस वाले को कैसे लिख सकते हैं हम? x + 4y = 196। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, x और y निकाल लो, वही उनके क्या हो जाएंगे? एटॉमिक मासेस हो जाएंगे। Y43, हाँ ठीक है, 25 समथिंग। सॉल्व करना जानते हो ना? दो वेरिएबल, दो इक्वेशन। 24, x24 के अराउंड आ गया, 24-25 के आसपास। नहीं, ये भी आगे पॉइंट्स में आंसर है ना, ये 110 नहीं है, पर तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आंसर तुमको मिल जाएगा। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, x + 2y = 110, x + 4y = 196। इसको सॉल्व करना और x और y की वैल्यू निकालनी, वही तुम्हारा क्या हो जाएगी? एटॉमिक मासेस हो जाएंगे x और y के, मतलब A और B के। तो ऐसे बड़ा क्वेश्चन देख के टेंशन में बता जाएगा, तुम्हारा डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो क्या होगा? पर वो धीरे धीरे लिखोगे तो सारे स्टेप हो जाते हैं उसकी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। y की वैल्यू 40 कितनी आई थी? 43 समथिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे। एक दो इसके क्वेश्चन बचे हो, वो करवा के फिर ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे।